जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर को और आज हम डिस्कस करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को आप इंक्रीज़ करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरह से वेरी करते हैं, जैसे चार्ज है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी डेंसिटी है। इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसको आपने बैटरी से जोड़ा है और कैपेसिटर पे चार्ज Q जो है वो डेवलप हो चुका है। तो हम कैपेसिटेंस का फार्मूला लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू Q/V। यहाँ हम लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ऐसे ही चार्ज के लिए आप लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू C/V। या आप लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू, अगर C की वैल्यू लिखें एप्सिलॉन नॉट A/D तो ये बन जाएगा Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AV/D। ऐसे ही आप पोटेंशियल के लिए लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू Q/C। और अगर C की वैल्यू पुट कर दें तो V बन जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट A/D। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें पता है कि वो बराबर होता है V/D। या हमें पता है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से लिख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको भी आप लिख सकते हैं हाफ Q/V। या आप लिख सकते हैं हाफ CV²। या आप लिख सकते हैं Q²/2C। या अगर C की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसको आप लिख सकते हैं D इंटू Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A। या पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला भी है जिसको हम लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू AD। तो ये सारे फार्मूले जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के हैं। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी जो है उसको आप लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। या आप यहाँ से भी बना सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। इसको आप वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा Q²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A²। ये सारे फार्मूले हमने लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि सेपरेशन को इंक्रीज़ करने से ये क्वांटिटीज़ किस तरह से वेरी करती हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास ये है कि व्हेन बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड, या इसको हम कहते हैं विदाउट बैटरी, कि भाई आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उसको चार्ज कर लिया है बैटरी लगा के, और चार्ज करने के बाद आप क्या करते हैं, इस बैटरी को रिमूव कर देते हैं। अब ये चार्ज्ड कैपेसिटर मौजूद है और बैटरी आपने हटा ली है, इसको हम कंसीडर करते हैं विदाउट बैटरी। तो ये वो केस है जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है और कैपेसिटर चार्ज्ड है। तो इस केस में आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है और बैटरी हटा ली है। अब बैटरी अब हटा ली है तो चार्ज जो है वो प्लेट्स के ऊपर ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो Q को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट। अब अगर आप कैपेसिटेंस को देखें तो कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। एरिया तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस और D का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगी। तो सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या करती है, डिक्रीज करती। ऐसे ही आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, अब कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है, चार्ज कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, तो V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज करेगा। अगर इस फार्मूले से देखें तो Q तो कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। सेपरेशन बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी इंक्रीज होता है। अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। A भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, कि चार्ज तो मूव नहीं कर सकता, तो चार्ज कांस्टेंट है प्लेट्स के ऊपर, तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस फार्मूले से। ऐसे ही चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। अगर इस फार्मूले को देखें आप तो आपके पास D इंक्रीज हो रहा है तो V भी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये रेशो है V और D की। तो D इंक्रीज हो रहा है तो D इंक्रीज होने से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है और E क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर D डबल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम हो गया दोनों, तो कैंसिल हो गया, जवाब फिर वही आया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस फार्मूला के मुताबिक Q तो कांस्टेंट है तो V बढ़ेगा। जब आपने सेपरेशन इंक्रीज की है तो V इंक्रीज हुआ है, तो V के इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि U और V का डायरेक्ट रिलेशन है। आप इस फार्मूला को देख लें, C ने कम होना है, V ने इंक्रीज करना है और V का स्क्वायर है, तो फिर भी U और V क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इस फार्मूले को देखें तो Q कांस्टेंट है, C डिक्रीज होगी तो U इंक्रीज होगी। इस फार्मूले को देखें तो Q कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, A, 2 ये सारे कांस्टेंट हैं, तो U और D क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है D के, और आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V के, या आप लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है C के। ऐसे ही अगर इस फार्मूले को देखें तो यहाँ भी D इंक्रीज हो रहा है, तो जब D इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है प्लेट्स के दरमियान इंक्रीज होती है। वो क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि 2 प्लेट्स थी, उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स थी, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं। वही जो आपने उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है वही स्टोर हो जाएगा उस कैपेसिटर में एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। इस फार्मूले को देखें तो Q भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर भी कांस्टेंट, तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब हमारे पास है जी दूसरा केस, इसमें बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और बैटरी को आपने हटाया नहीं है। तो अगर आप इन प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर किस तरह से पैरामीटर्स चेंज होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा प्लेट्स के दरमियान, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को वो कांस्टेंट रखेगी। तो आप लिख सकते हैं कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब आप अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो एरिया और एप्सिलॉन आर तो कांस्टेंट है, तो सी और डी का इन्वर्स रिलेशन है, तो सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। सेपरेशन बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगी, तो आप लिखेंगे डिक्रीज होगी। पहले केस में भी डिक्रीज हुई, दूसरे केस में भी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। चार्ज की अब बात करें तो चार्ज की अगर आप बात करें तो इस इक्वेशन के मुताबिक V ने तो कांस्टेंट रहना है, तो V कांस्टेंट रहेगा तो Q जो है और C का रिलेशन डायरेक्ट है, तो C तो डिक्रीज हो रही है। अगर प्लेट्स को दूर लेकर जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, V कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो C कम होने से चार्ज भी कम हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज करेगा। प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। वो क्यों कम होगा? क्योंकि जब आप प्लेट्स को दूर लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ने इंक्रीज होना था। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कांस्टेंट करने के लिए या सेम रखने के लिए कुछ चार्ज जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ फ्लो कर जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उस वजह से कुछ चार्ज जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ फ्लो कर जाएगा। इस वजह से प्लेट्स पे चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, तो चार्ज फ्लो कर जाएगा टुवर्ड्स टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब हमारे पास नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस केस को अगर देखें तो D इंक्रीज होने से चार्ज कम होगा, D इंक्रीज होगा चार्ज कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर इस फार्मूले को देखें तो C कम हो जाएगी, चार्ज भी कम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हमारे पास Q भी डिक्रीज हो रहा है और कैपेसिटेंस भी डिक्रीज हो रही है, तो इनकी रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट्स आप देखें E इज इक्वल टू होता है V/D। पोटेंशियल डिफरेंस तो है कांस्टेंट, तो D इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो E जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, E इज इक्वल टू V/D। तो जब D ने इंक्रीज होना है, सेपरेशन ने इंक्रीज होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होना पड़ेगा ताकि V कांस्टेंट रहे। अगर इस केस की बात करें तो चार्ज कम हो जाएगा, तो चार्ज के कम होने से, प्लेट्स पे चार्ज के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अब अगर एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू V, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, Q कम हो रहा है, तो Q कम हो रहा है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और चार्ज ने होना है कम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास कैपेसिटेंस ने कम होना है, तो कैपेसिटेंस कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप इस फार्मूले में देखें तो D ने इंक्रीज होना है और चार्ज ने कम होना है, तो चार्ज का स्क्वायर है, तो फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होगी। और इस केस में देखें तो फिर भी यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, तो D चाहे इंक्रीज भी हो रहा है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है ये कहाँ यूज़ होगी? ये यहाँ इस चार्ज को इन प्लेट से टर्मिनल की तरफ फ्लो करवाने में यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कम होना है तो एनर्जी डेंसिटी ने भी कम होना है। यहाँ पे चार्ज ने कम होना है तो एनर्जी डेंसिटी ने भी कम होना है। तो आप लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी और सेपरेशन का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। डी इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और इसको आप बहुत ध्यान से सुने, बार बार सुने। आपके काफ़ी सारे MCQs और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस टॉपिक में क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज़।